सबसे पहले हम शुरू करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट से। उन्होंने बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर एक थ्योरी लिखी थी, उन्होंने रिसर्च की थी। ठीक है, और ये सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे काम करना शुरू किया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कुछ स्टेजेस दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की और कुछ प्रोसेसेस बताई थी। ठीक है, तो 4 स्टेजेस थी इंटेलेक्चुअल या कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। 4 स्टेजेस जो पियाजे ने बताई थी वो ये थी। सबसे पहली थी सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि बर्थ से 2 साल की उम्र तक होती थी। दूसरी थी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 साल से 7 साल की उम्र तक होती थी। उसके बाद होती थी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 11 साल तक होती थी। और फोर्थ स्टेज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 से अडल्सेंस या फिर अडल्टहुड तक चलती थी। चलिए इन स्टेजेस के बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि बर्थ से 2 साल की उम्र तक होती है। कुछ चीज़ें जो आपको सबसे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है इस स्टेज के बारे में, वो ये है कि सबसे पहले तो इस स्टेज में जो ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट के साथ साथ जो फिजिकल ग्रोथ बच्चे की होती है वो सबसे ज़्यादा रैपिड होती है हमारे लाइफ टाइम में। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो होती है ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जो है बच्चे के सामने, वो जैसे ही आप उसको उसके आगे से हटाओगे वो सोचता है कि वो वहाँ से चली गई है, वो भूल जाता है, उसे नहीं पता कि वो चीज़ वहीं है या आपने छुपाई हुई है। वो उसे भूल जाता है और उसके लिए वो ऑब्जेक्ट फिर वहाँ से नहीं आता। जब आप उसको दोबारा दिखाओगे तो वो दोबारा उसकी एग्जिस्टेंस आ जाएगी। ऑब्जेक्ट परमानेंस का कॉन्सेप्ट नहीं होता है इस समय। उसके बाद है कि बच्चा जो है वो ईगो सेंट्रिक होता है, यानी कि वो सोचता है कि जो दुनिया है और जो सारे घर के लोग हैं उसके अलावा और भी सब लोग सब उसी के चारों तरफ घूमते हैं, सब उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। यानी कि जो उसको चाहिए जब उसको चाहिए वो उसको तभी मिलना चाहिए। वो बहुत ही ईगो सेंट्रिक होता है, उसके अपने आसपास के बारे में उसको कुछ नहीं पता। ऑब्वियसली 2 साल का बच्चा है तो उसको और चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो है फर्स्ट स्टेज है। और एक और टर्म है शीमास, जो इस स्टेज पर काम करती है। शीमास वो बिहेवियर होते हैं, जो वो एक्शंस होते हैं जो बच्चे अननोइंगली करते हैं। यानी कि जब बच्चा बहुत ही छोटा होता है तो वो सकिंग का जैसे वो अपनी मदर का फीड करने के लिए फीडिंग का जो एक्शन होता है वो सब उनको नहीं पता है कि वो ये कर रहे हैं, वो नेचुरल होते हैं, तो वो सब उनके शीमास होते हैं। जैसे कि अगर आप हाथ बढ़ाओ या फिंगर बढ़ाओ तो उसको पकड़ लेते हैं, तो होल्ड करना, ग्रिप करना, फीड करना, ये सब उनके शीमास हैं। नेक्स्ट स्टेज आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 साल की उम्र के बीच में होती है। इस स्टेज में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि बच्चा बोलना सीखता है। तो हमारी डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो हमारी लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज से हम बहुत कुछ सीखते हैं, तो डेफिनेटली एक मेजर हॉलमार्क की तरह काम करता है प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो बच्चों की थिंकिंग सिंबॉलिक स्टेज से आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। ठीक है, मतलब कि बच्चे सिंबल से आगे बढ़कर सोचना शुरू कर देते हैं, बच्चों की इमेजिनेशन काम करना शुरू कर देती है। ठीक है, और बच्चों को चीज़ों के मतलब समझ आने लगते हैं। ऑल्दो जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है उसमें भी बच्चा काफ़ी कुछ ईगो सेंट्रिक रहता है। आप ये कह सकते हैं कि 2 से 5 साल की उम्र तक भी बच्चा ईगो सेंट्रिक रहता है, और 6 साल के बाद जो ईगो सेंट्रिज्म है वो थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। थर्ड स्टेज की बात करते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 साल की उम्र के बीच में होता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 साल की उम्र के बीच में होता है। अकॉर्डिंग टू पियाजेस थ्योरीज दिस इज व्हेन द चाइल्ड स्टार्ट शो केसिंग लॉजिकल और ऑपरेशनल थॉट्स, मतलब कि इस उम्र में बच्चा लॉजिक लगाने लगता है, लॉजिकल बातें करना शुरू कर देता है। उसके थॉट्स जो होते हैं वो ऑपरेशनल हो जाते हैं, यानी कि वो कुछ मतलब ढूंढना शुरू कर देते हैं अपने दिमाग को यूज़ करके चीज़ों का। ऑल्दो बच्चा थिंकिंग में लॉजिक यूज़ करने लगता है, लेकिन जो उसके पैटर्न्स हैं सोचने समझने के वो अभी भी रिजिड होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली 7 से 11 साल की उम्र में बच्चा अभी भी छोटा है। उसका धीरे धीरे चीज़ों को समझने का तरीका वो सीख रहा है, लेकिन अभी भी जो उसकी थॉट प्रोसेस है वो रिजिड है, यानी कि सख्त है, लचीली नहीं हुई है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है ईगो सेंट्रिज्म का ख़त्म होना। जो बच्चे की सेल्फिशनेस है वो यहाँ पर ख़त्म होने लगती है। वो दूसरों के बारे में, अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचना शुरू कर देता है, उनके थॉट्स को, उनकी फीलिंग्स को कंसिडर करना शुरू कर देता है। ओके, नेक्स्ट स्टेज इज़ द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 से एडोलसेंस या फिर एडल्टहुड तक चलती है। यानी कि आप 11 से इसको 19 साल तक की उम्र भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है फाइनल स्टेज फॉर पियाजे। फाइनल स्टेज में क्या होता है, बच्चे की जो एबिलिटी है लॉजिकल थिंकिंग की वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है। वो डिडक्टिव रीजनिंग शुरू कर देता है, यानी कि रूल्स से जनरल की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ उसकी रीजनिंग बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को समझने लगता है।
जो चाइल्ड है वो खुद को फ्यूचर के सिचुएशन में या फिर हाइपोथेटिकल सिचुएशन में डालकर प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढना शुरू कर देता है, या उसमें वो एबिलिटी आ जाती है कि वो हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। ठीक है, तो ये एक टेबल है जो ओवरऑल स्टेजेस की बात करता है और उनके शॉर्ट में डिस्क्रिप्शंस दिए हुए हैं। तो मेन पॉइंट्स हैं, जो मेन चीज़ें हैं वो आपको याद करने में आसानी होगी। यहाँ से आप फटाफट से देखकर इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, अगर स्टेजेस को याद करने में किसी को प्रॉब्लम होती है तो आप SPCF को यूज़ करके भी इनको इजीली याद कर सकते हैं। ठीक है, SPCF, S फॉर सेंसरी मोटर, P फॉर प्री ऑपरेशनल, C फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड F फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, तो SPCF आप याद कर लीजिए, आप कभी भी स्टेजेस को नहीं भूलेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट थ्योरी पे चलते हैं, जो कि है सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट बाय विगोट्स्की। ठीक है, विगोट्स्की की सोशल कल्चरल डेवलपमेंट की थ्योरी के बारे में बात करते हैं। जो मेन चीज़ें थी थ्योरी में वो थी सोशो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, लैंग्वेज के बारे में बात किया है उन्होंने, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD। ठीक है, ये ज़रूर याद रखना है आपको, ये 3 चीज़ें ज़रूर याद रखनी है आपको कि रोल ऑफ लैंग्वेज के बारे में बात की थी उन्होंने, प्राइवेट स्पीच के बारे में बात की थी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD के बारे में बात की थी, और स्कैफोल्डिंग। ठीक है, इस टर्म को ज़रूर याद रखना है, स्कैफोल्डिंग के बारे में बात की थी। ठीक है, चलिए देखते हैं डिटेल में क्या है। नाउ लेव विगोट्स्की 1896 से 1934 का इनका टाइम पीरियड था। प्याजे के ही समय के एक साइकोलॉजिस्ट और एजुकेटर हैं। ज्यूइश मिडिल क्लास फैमिली में इनका जन्म हुआ था रशिया में। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लैंग्वेज की, कि लैंग्वेज के बारे में उन्होंने क्या कहा था। तो लैंग्वेज को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी लेव विगोट्स्की ने। ठीक है, विगोट्स्की की अगर आप थ्योरी की बात करेंगे तो ये याद रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट टूल जो उन्होंने बताया था वो बताया था लैंग्वेज। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सोशल इंस्ट्रूमेंट बताया था उसे, और एक कॉग्निटिव टूल बताया था। ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज डेवलपमेंट जैसे जैसे बच्चे की लैंग्वेज डेवलप होती जाती है, उनके अकॉर्डिंग जो डायलॉग्स होते हैं, यानी कि बातचीत होती है बच्चे और बड़ों के बीच में, उससे जो उनका कॉग्निटिव प्रोसेस होती है उसकी स्पीड बढ़ जाती है, वो जल्दी सीखते हैं और बहुत ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है, थॉट एंड लैंग्वेज की बात की थी कि वो दोनों इंटरडिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, बच्चे के विचार और उसकी भाषा एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब थॉट और लैंग्वेज से जो और चीज़ निकल के आती है वो होती है सेल्फ टॉक, यानी कि बच्चा खुद से बातें करता है। ठीक है, खुद से तो बड़े भी बातें करते हैं, आप और हम भी बातें करते हैं, लेकिन बच्चे कुछ ज़्यादा करते हैं, आपने अपने आसपास देखा होगा ज़रूर। चिल्ड्रन टॉक टू देमसेल्व्स आउट लाउड, बच्चे अपने आप से काफ़ी ज़ोर से बातें करते हैं। ठीक है, सेल्फ टॉक जब बच्चे ज़ोर से बातें करते हैं, आप सुन पाए। ठीक है, सेकंड क्या चीज़ होती है, इनर स्पीच या प्राइवेट स्पीच। अब ये चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है। इनर स्पीच और प्राइवेट स्पीच के बारे में बात की थी विगोट्स्की ने। जब बच्चा अपने आप से मेंटली बात करता है, अपने आप से मेंटली एक डायलॉग करता है, ठीक है, और प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालने की कोशिश करता है खुद से ही बात करके, तो उसको बोलते हैं इनर स्पीच या प्राइवेट स्पीच। अब आगे है दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD। ठीक है, इसको भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देकर याद रखना है। क्या होता है इसमें कि चिल्ड्रन कैन परफॉर्म मोर चैलेंजिंग टास्क व्हेन असिस्टेड। यहाँ पर विगोट्स्की बोल रहे हैं कि कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो बच्चे खुद से कर पाते हैं बिना किसी की असिस्टेंस के, खुद से कर पाते हैं, लेकिन कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो वो दूसरों की हेल्प के साथ करते हैं, ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क होते हैं, लेकिन वो उन्हें कर पाते हैं जब उनको अडल्ट्स की हेल्प मिलती है, उन्हें किसी तरह की असिस्टेंस मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि प्रॉक्सिमल मतलब जहाँ पर गुंजाइश हो। ठीक है, और जोन मतलब एरिया, डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। ठीक है, तो बात कर रहे हैं कि विकास का वो एरिया, वो क्षेत्र जिसमें सीखने की गुंजाइश हो। ठीक है, तो बच्चा इसमें बहुत कुछ सीख सकता है दूसरों की सहायता से। देखिए, अब आप इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें बताया हुआ है कि टास्क द चाइल्ड कैन कंप्लीट इंडिपेंडेंटली, कि वो टास्क जो बच्चा कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली खुद से कर सकता है। उसके बाद आते हैं टास्क जो कि ZPD में आते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये वो टास्क होते हैं जो बच्चा दूसरों की हेल्प या गाइडेंस के थ्रू कंप्लीट कर सकता है। उसके बाद वो टास्क आते हैं जो वो दूसरों की हेल्प के या असिस्टेंस के साथ भी नहीं कंप्लीट कर पाता है, यानी कि वो टास्क जो बच्चे को खुद से करने होंगे, लेकिन वो अभी उस स्टेज पर नहीं पहुंचा है कि वो खुद से इन काम को कर सके। ठीक है, अब बात करते हैं स्कैफोल्डिंग की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको प्लीज़ आप सब ज़रूर याद रखिए। स्कैफोल्डिंग मतलब कि जो ज़्यादा कॉम्पिटेंट पीयर्स, यानी कि ज़्यादा नॉलेजेबल पीयर्स होते हैं या अडल्ट्स होते हैं, वो आपको सिखाते हैं। कोई भी काम जब आप किसी दूसरे मोर नॉलेजेबल पर्सन की हेल्प से कर रहे हैं, सीख रहे हैं, बेसिकली आप सीख रहे हैं दूसरे की हेल्प से, जो कि आपसे ज़्यादा नॉलेज रखता है, ज़्यादा अडल्ट है, उसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग।
अब ये एक टेबल है जो कि तीनों चीज़ों को साथ में लाता है, लैंग्वेज प्लस ZPD प्लस स्कैफोल्डिंग, ठीक है। तीनों चीज़ों की अच्छे से बताया हुआ है उसके बारे में। छोटी छोटी लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके अंदर, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में बताया हुआ है। और अगली थ्योरी पर जाने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो गाइस, कम ऑन। और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी थ्योरी को लेकर इंडिविजुअल वीडियो बनाऊँ, आपको ज़्यादा डिटेल में थ्योरीज को समझना है, तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर एक थ्योरी को लेकर 10-12 कमेंट्स आते हैं तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। चलिए अब अगली थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरी इज थॉर्नडाइक्स ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ठीक है। तो ये थॉर्नडाइक जी हैं, इनकी फोटो को अच्छे से देख लीजिए, इनकी शक्ल को याद कर लीजिए, ठीक है। अब इनके बारे में बात करते हैं। तो थॉर्नडाइक ने क्या किया था, उन्होंने एनिमल्स की इंटेलिजेंस के ऊपर स्टडी की थी, ठीक है। तो उन्होंने ट्रायल एंड एरर लर्निंग की एक थ्योरी दी थी, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें बात करते हैं कि उन्होंने क्या कहा था कि जो एनिमल इंटेलिजेंस होती है वो एबिलिटी टू फॉर्म कनेक्शन, यानी कि चीज़ों को आपस में जोड़ने की जो क्षमता होती है उसके ऊपर बेस्ड होती है, ठीक है। तो देखते हैं कि ट्रायल एंड एरर की लर्निंग थ्योरी क्या कहती है। तो उन्होंने बताया था कि कोई जो ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि ऑर्गेनिज्म जिसमें कि एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों आएंगे, तो वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कैसे करता है, वो अलग अलग अल्टरनेटिव्स यानी कि पॉसिबिलिटीज ट्राई करता है, जब तक कि उसको करेक्ट सोल्यूशन या फिर डिज़ायरेबल सोल्यूशन जो वो चाहता है, जो आउटकम वो चाहता है, जब तक उसे वो ना मिल जाए, वो अल्टरनेटिव अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ को, अलग अलग चीज़ों को ट्राई करता रहता है, ठीक है। तो ट्रायल एंड एरर, वो ट्राई करता है, एरर हो जाता है, गलती हो जाती है, वो फिर ट्राई करता है, फिर एरर हो जाता है। ये प्रोसेस जब तक चलती रहती है, जब तक ट्राई के बाद सक्सेस ना आ जाए एरर के बजाय, ओके। तो ये होगी ट्रायल एंड एरर की थ्योरी। इस थ्योरी में यूजुअली क्या क्या इन्वॉल्व होता है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एंड नंबर ऑफ एरर्स। जो करेक्ट बिहेवियर यानी कि करेक्ट प्रोसेस जब तक बंदा सीख नहीं जाता, उससे पहले बहुत सारे अटेम्प्ट्स और बहुत सारे नंबर ऑफ एरर्स या फेलियर्स होंगे। सेकंड होती है मोटिवेशन। मोटिवेशन तो भाई किसी भी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, राइट। हम सबको मोटिवेटेड रहना है, सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो उसके लिए मोटिवेशन चाहिए, हमारा गोल है वो, उसे अचीव करना है। थर्ड इज एक्सप्लोरेशन, ठीक है, आइदर रैंडम और पर्पसफुल। एक्सप्लोरेशन मतलब यहाँ किस चीज़ की एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, किस चीज़ को ढूंढ रहे हैं, करेक्ट प्रोसेस को, करेक्ट बिहेवियर को, ठीक है। और वो रैंडम भी हो सकता है, पर्पसफुल भी हो सकता है। नेक्स्ट है कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया था। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना कि क्या एक्सपेरिमेंट था, ठीक। पजल बॉक्स एक्सपीरियंस था, एक्सपेरिमेंट था, कैट के ऊपर किया गया था। उन्होंने क्या किया, एक हंग्री कैट को, भूखी बिल्ली को उन्होंने एक पजल बॉक्स के अंदर रखा, वहाँ पर फिश रखी, लेकिन फिश को उससे दूर रखा, उसकी पहुंच से दूर रखा। तो कैट को उस बॉक्स में से निकलने की कोशिश करनी थी। अब ऑब्वियसली क्योंकि कैट को नहीं पता है उसमें से कैसे निकलना है, तो वो बहुत सारे ट्रायल्स करती है और बहुत सारे एरर्स होते हैं, लेकिन एक्सीडेंटली उससे वो जो स्ट्रिंग थी जिससे वो होल्ड कर रखा था गेट, वो उससे हिल जाती है और वो गेट खुल जाता है उसका, ठीक है। तो वो उसमें से बाहर निकल जाती है। जब कैट को वापस से अंदर भेजा जाता है, तो वो फिर से इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज की तरफ बढ़ती है, लेकिन फिर फाइनली वो फिर से वो लीवर को या स्ट्रिंग को पुश करती है, ठीक है। अब जब थर्ड टाइम उसको वापस अंदर डाला जाता है, तो वो अब उसको समझ आ गया है कि उसको क्या करना है, और वो जल्दी से एस्केप कर पाती है। अब इससे क्या हुआ, थॉर्नडाइक ने एक लॉ ऑफ इफेक्ट डेवलप किया। थॉर्नडाइक ने ये कंक्लूड किया कि जो कैट थी उसने बिहेवियर यानी कि जो स्ट्रिंग को पुल करना था या लीवर को पुल करना था, और कॉन्सिक्वेंसी यानी कि फूड की तरफ बढ़ना, खाने की तरफ बढ़ना, उन दोनों के बीच में एसोसिएशन ढूंढ ली थी कि उन दोनों में कुछ ना कुछ कनेक्शन है, उसने ये ढूंढ लिया था, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, उन्होंने एक लॉ ऑफ इफेक्ट बनाया कि जो बिहेवियर एक सेटिस्फाइंग कॉन्सिक्वेंस या सेटिस्फाइंग आउटकम को फॉलो करता है, ठीक है, जब हम उसको रिपीट करते रहते हैं तो उसको क्या मिलता है, मजबूती मिलती है, वो स्ट्रेंथन होता है। और वो जो बिहेवियर था जिससे हमें गलत रिजल्ट मिल रहे हैं वो वीक होता जाता है। और बेसिकली जो गलत प्रोसेस है, हम उसको धीरे धीरे हमें समझ आता जाता है कि ये गलत प्रोसेस है, और जो सही प्रोसेस है उसका हमें समझ आ जाता है कि ये सही प्रोसेस है, तो फिर हम गलत की तरफ नहीं जाते, हम सही प्रोसेस को ही फॉलो करेंगे बार बार। अब हम बढ़ते हैं अगली थ्योरी की तरफ, जो कि है कॉलबर्ग्स थ्योरी ऑन मॉरल डेवलपमेंट, ठीक है। बच्चों की मॉरल डेवलपमेंट को लेकर कॉलबर्ग ने एक थ्योरी बनाई थी। तो ये जी कॉलबर्ग जी की फ़ोटो है, देख लीजिए। लॉरेंस कॉलबर्ग नाम था इनका, 1927 में पैदा हुए थे न्यूयॉर्क अमेरिका में। तो उन्होंने मॉरल डेवलपमेंट के ऊपर एक बुक भी लिखी है, जो कि पूरी दुनिया में टीचर्स को मॉरल रीजनिंग प्रमोट करने में हेल्प करती है, ठीक है। 3 लेवल्स थे,
इनकी जो थ्योरी थी डेवलपमेंट की, मॉरल डेवलपमेंट की, उसके 3 लेवल थे, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, याद रखना है, बहुत सिंपल है। कन्वेंशनल वर्ड को याद रखना है जो कि बीच में आ जाएगा। प्री प्री है यानी कि पहले है तो प्री कन्वेंशनल पहले आ जाएगा, पोस्ट है तो बाद में है तो पोस्ट हम बाद में लगा के बाद में लिखेंगे उसको। ठीक है, बीच में हमारा कन्वेंशनल है ही, तो कन्वेंशनल याद रखिए, उससे पहले तो प्री कन्वेंशनल, उसके बाद में तो पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, तो बात करते हैं लेवल्स की। हमने बात कर ली 3 लेवल्स होते हैं। बात करते हैं स्टेजेस की। हर लेवल पर 2-2 स्टेजेस हैं, तो हम पहले लेवल से स्टेजेस को शुरू करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 स्टेजेस हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि एक स्ट्रक्चर है, एक हायरार्की है यहाँ पर लेवल्स में, तो स्टेजेस में भी वही हायरार्की फॉलो हो रही है। ठीक है, ये आप कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए स्टेजेस की, लेवल्स की। ठीक है, अब इनको हम डिटेल में समझते हैं थोड़ा सा। लेवल 1 की हम बात करते हैं, प्री कन्वेंशनल। ठीक है, 0 to 9 ईयर्स तक होता है। सेल्फ इंटरेस्ट होता है, क्योंकि 9 ईयर तक बच्चे छोटे होते हैं तो ऑब्वियसली सेल्फ इंटरेस्ट होता है वहाँ पर। चाइल्डहुड डेवलपमेंट में यूजली ये होता है। ठीक है, स्टेज 1 की बात करते हैं, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। ठीक है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट नाम से पता चल रहा है, अगर आप ओबीडियंट रहोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ओबीडियंस को फॉलो नहीं करोगे, ओबीडियंस नहीं रखोगे तो पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, उनको जो रूल पता है वो फिक्स्ड हैं और एब्सोल्यूट हैं। ठीक है, छोटे बच्चे रीजनिंग नहीं करना जानते हैं, वो क्वेश्चनिंग करना नहीं जानते हैं। उनको अगर आपने बोला है कि 7 बजे के बाद टीवी नहीं चलेगा तो मतलब नहीं चलेगा, वो फिक्स्ड रूल है उनके लिए। ठीक है, मोरालिटी जो है वो एक्सटर्नल होती है, यानी कि नैतिकता जो होती है वो एक्सटर्नल होती है। छोटे बच्चों में ऑब्वियसली नैतिकता उनको नहीं इतनी सही और गलत का पता होता। जो हम उन्हें सिखाते हैं कि ये सही है और ये गलत है, वो वही मानते हैं और उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेज होगी इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। अपने बारे में बच्चा सोचता है ज़्यादा, और एक्सचेंज वो ये देखता है कि मैं ये काम करूँगा तो इसके बदले में मुझे क्या मिल रहा है। मॉरल डेवलपमेंट की ये जो स्टेज होती है, इसमें बच्चा इंडिविजुअल पॉइंट्स ऑफ व्यू पर काम करता है और उसके बेसिस पे एक्शंस को जज करता है। हाइंस की डिलेमा की यहाँ पर बात की गई है। हाइंस का डिलेमा क्या था? एक हाइंस की स्टोरी जो है कोलबर्ग सुनाते हैं सारे बच्चों को जिन पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। इस स्टोरी के अकॉर्डिंग हाइंस की एक बीवी होती है और उसको एक बहुत ही जानलेवा बीमारी होती है और उसका इलाज किसी के पास नहीं होता सिवाय एक ड्रग स्टोर वाले के पास। उसने वो ड्रग इन्वेंट की होती है, लेकिन वो उसके दाम बहुत हाई रखता है और हाइंस एक गरीब आदमी होता है, उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो उस दवा को खरीद सके। तो बहुत मिन्नतें करने के बाद भी वो ड्रग स्टोर वाला उसको वो दवाई नहीं देता है। तो हाइंस डिसाइड करता है उस दवाई को चुराने का और वो उस दवाई को चुरा लेता है। तो यही स्टोरी है, यही हाइंस का डिलेमा है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस, उसकी मोरालिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस कोलबर्ग ने पूछे थे। ठीक है, लेवल 2 पे आते हैं। लेवल 2 है कन्वेंशनल मोरालिटी, जो कि 10 से 15 साल के बच्चों के बीच में देखी जाती है। ठीक है, टीन्स लर्न टू कन्फर्म टू अदर्स। क्योंकि 10 से 15 साल के बच्चे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं अपने पीयर्स से। पीयर प्रेशर इस टाइम पे वो फील करते हैं और फैमिली से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। तो फैमिली का जो प्रभाव है वो कम होने लगता है और बाहर जो आउटर वर्ल्ड का प्रभाव बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसमें थर्ड स्टेज आती है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ठीक है, तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इसमें जो टर्म यूज़ की गई है गुड बॉय गुड गर्ल वाली, तो यहाँ पर वो जो उनकी जो मोरालिटी होती है वो उनकी इमेज पे डिपेंड करती है। वो गुड बॉय गुड गर्ल सबकी नज़रों में बनना चाहते हैं और वहीं से उनकी मोरालिटी जो है अफेक्ट होती है। तो बेसिकली जो उनका मॉरल डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो रोल्स डिसाइड किए हुए हैं, उन पर खरा उतरना चाहते हैं वो। स्टेज 4 की बात करते हैं, मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। अब क्योंकि बच्चा 14-15 साल की उम्र में काफ़ी समझदार हो जाता है, उन्हें ये समझ आने लगता है कि ये सोसाइटी है, यहाँ पर कुछ लॉज हैं और अगर उन लॉज को ब्रेक किया जाएगा तो पनिशमेंट मिलेगी और मिलनी चाहिए, क्योंकि वो सोसाइटी में एक ऑर्डर बनाने के लिए, शांति रखने के लिए ज़रूरी हैं वो सारे लॉज। तो बच्चे ये चीज़ समझने लगते हैं। अब अगर हाइंस की स्टोरी की बात करें तो उसमें वो हाइंस के मोटिव्स की भी बात करते हैं और वो ब्रेकिंग ऑफ लॉ की भी बात करते हैं कि अगर लॉ को ब्रेक करा जाएगा तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। हम लेवल 3 पे आते हैं, पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, जो 16+ ईयर्स के बच्चों की बात होती है यहाँ पर। ठीक है, 16 और 16 से बड़े उम्र के बच्चों की। तो ये जो है इन्हें यंग अडल्ट बोला जाता है। ऑब्वियसली अब अडल्ट वर्ड आ गया है तो समझदारी यहाँ पर पहले 2 लेवल से ज़्यादा है। ऑब्वियसली उनके खुद के आइडियाज़ डेवलप होने लगते हैं, वो दूसरे अल्टरनेटिव्स को कंसिडर करने लगते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल्स, उनके खुद के प्रिंसिपल्स डेवलप होने लगते हैं, क्योंकि अब तक वो सोसाइटी और फैमिली के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे थे, लेकिन अब उनके खुद के जो है प्रिंसिपल बने, वो अपनी समझ के हिसाब से सही और गलत को पहचानने लगते हैं।
ठीक है। फिफ्थ स्टेज की बात करते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है कि उन्हें ये समझ आ जाता है कि रूल्स ऑफ लॉ आर इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग अ सोसाइटी। सोसाइटी में शांति बनाए रखने के लिए, ऑर्डर बनाए रखने के लिए जो रूल्स हैं और लॉज हैं वो ज़रूरी होते हैं, ठीक है। लेकिन वो इंडिविजुअल राइट्स की भी बात करना शुरू करते हैं कि सोसाइटी में शांति बनाना ठीक है, ऑर्डर बनाए रखना ठीक है, लेकिन उसके लिए इंडिविजुअल को किसी तरह का हार्म नहीं होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है एक सिचुएशन अगर एक इंडिविजुअल के लिए सही है तो वो दूसरे इंडिविजुअल के लिए भी सही हो, ठीक है। तो ये समझ जो है वो बच्चों में आने लगती है और उसके हिसाब से उनकी जो मॉरल रूल्स हैं वो चेंज होते हैं। अब सिक्स स्टेज जो है वो है यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। ये जो स्टेज होती है मोरालिटी की, ये बहुत कम लोग अटेन कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यूनिवर्सल और एथिकल प्रिंसिपल्स की बात की जाती है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की बात की जाती है। यहाँ पर आके इंसान वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड हार्मनी की बात करने लगता है। यहाँ पर इंसान की अपने इंटरनलाइज प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस बन जाते हैं। प्रिंसिपल्स को उस तरह से डिफाइन करने लगते हैं कि जहाँ पर जो अग्रीमेंट होगा दो या दो से ज़्यादा पार्टी के बीच में वो मेंटेन किया जा सके, सोसाइटी में जस्टिस लाई जा सके, ठीक है। तो ये जो स्टेज होती है मोरालिटी की, ये बेसिकली बहुत कम लोग अटेन कर पाते हैं। इसका एक एग्जांपल देखें तो एग्जांपल महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला में हमें मिलेगा। अब बात करते हैं पावलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की। ये इमेज है पावलोव की, होपफुली आप लोग इसको याद रख पाओगे। एनीवेज नहीं भी रख पाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री है, उसको पढ़ लीजिएगा। उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था फॉर फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए 1904 में उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करें तो क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है, इसको डिफाइन किया गया है, अ प्रोसेस इन विच न्यूट्रल स्टिमुलस which is not associated with any specific natural response on pairing with the natural stimulus acquires the characteristics of natural stimulus। ठीक है, ये अभी आपको एक एग्जांपल से समझ आएगा और अच्छे से। यहाँ पे देखिए, ये फोटो को ध्यान से देखिए, फोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर, ठीक है, 4 पिक्चर्स हैं अलग अलग। पहले जब कोई कंडीशनिंग नहीं है उसमें क्या हो रहा है कि फूड है अनकंडीशन स्टिमुलस, ठीक है, उसका रिस्पॉन्स क्या है, फूड को देख के डॉग के मुंह से जो सलाइवा है वो निकलता है, ठीक है, ये भी अनकंडीशन रिस्पॉन्स है, नेचुरल रिस्पॉन्स है, ठीक है, हमने इसको कुछ कंडीशन नहीं कर रहे हैं, वो खाने को देखकर नेचुरली डॉग के मुंह से सलाइवा निकलता है, ठीक है, ये अनकंडीशन स्टिमुलस है फूड जो है, और डॉग का सलाइवा जो है वो भी अनकंडीशन रिस्पॉन्स है, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हम एक बेल बजाते हैं तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल स्टिमुलस। न्यूट्रल क्योंकि उसे देखकर कोई, उसे सुनकर या देखकर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है डॉग के मुंह से, ठीक है, ये तो होगी नो कंडीशनिंग की सिचुएशन। अब जब क्लासिकल कंडीशनिंग हम लगा देते हैं, हम क्या करते हैं, तो क्लासिकल कंडीशनिंग ड्यूरिंग में क्या होगा, ड्यूरिंग में होगा बेल बजाएंगे और साथ में फूड आएगा, बेल बजाएंगे और साथ में फूड आएगा, तो और उसका रिस्पॉन्स क्या आएगा, डॉग के मुंह से सलाइवा निकलेगा, ठीक है। अब क्या हो गया, डॉग के मुंह से जो सलाइवा निकला वो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है, लेकिन हम यही प्रोसेस बार बार रिपीट करते रहेंगे, बेल बजाएंगे और फूड देंगे और उसके मुंह से सलाइवा आएगा, बेल बजाएंगे और फूड देंगे, उसके मुंह से सलाइवा आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, एक सिचुएशन के बाद, ये तो हो गई प्रोसेस के दौरान, ड्यूरिंग, आफ्टर जब वो उसकी कंडीशनिंग हो जाती है उसके बाद हम क्या करेंगे, हम सिर्फ बेल बजाएंगे और बेल बजते ही डॉग के मुंह से सलाइवा आना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पर उसकी कंडीशनिंग हो चुकी है, ओके। तो बेल क्या हो गया, कंडीशन स्टिमुलस हो गया, और सलाइवा क्या हो गया, वो कंडीशनड रिस्पॉन्स हो गया, ऑलराइट। कॉम्पोनेंट्स हैं क्लासिकल कंडीशन के, वो पिक्चर में आपने देखा था, अनकंडीशन स्टिमुलस था, अनकंडीशन रिस्पॉन्स था, कंडीशन स्टिमुलस था और कंडीशन रिस्पॉन्स था, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग को बाद में वॉटसन ने डेवलप किया था 1913 में, आप ये भी याद रख सकते हैं, जेम्स वॉटसन जो थे उन्होंने भी क्लासिकल कंडीशनिंग पे काम किया था। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं और जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या मेथड्स दिए हुए हैं एजुकेशनल थ्योरी से रिलेटेड, उन सब के बारे में बात करूँगी। अगर कोई थ्योरी आपको अच्छे से समझनी है, डिटेल में समझनी है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर उस पर एक वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए लाऊंगी, ऑलराइट। अभी वीडियो को लाइक ज़रूर करना गाइज एंड सब्सक्राइब करना, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड सी यू सून, बाय बाय।